बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बीएससी इंग्लिश बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश कोर्स कोड 142594098850 के लेक्चर्स का आगाज किया हुआ है और स्टूडेंट्स इसके हम अभी तक तकरीबन 4 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और उसमें टेक्निकल कम्युनिकेशन से अवॉइड में तमाम की तमाम चीज़ें उसके एस्पेक्ट्स किस तरह आपने लेके चलना होता है, उन चीज़ों को डिस्कस किया। आज हम यूनिट 5 जिसमें रिसर्चिंग यानी कि तहकीक करनी होती है, रिसर्च करना होता है, उसके कम्युनिकेशन टेक्निकल कम्युनिकेशन के स्टाइल को तो अडाप्ट करना होता है और उसके लिए जो आपने क्वेश्चनर या टॉपिक वगैरह सेलेक्ट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली साइंटिफिक मेथड को अडाप्ट करने के लिए वो चीज़ को कंप्लीट करने के लिए रिसर्च करना होता है। कुछ एलिमेंट्स को, कुछ कंपोनेंट्स को उसकी बेसिस पे जो है ना आपका थीसिस, आपकी रिपोर्ट, आपका आर्टिकल, आपने कोई मैसेज जो भी लिखना है उसके बेसिस पे उस चीज़ को कंक्लूड किया जाता है। तो यूनिट 5 है रिसर्चिंग, यानी कि रिसर्च करना, तलाश करना, तहकीक करना। किसी भी कंटेक्स्ट में कोई आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं और उसमें कुछ एडवांस टूल्स को यूज़ किया जाता है, उसको हम आज के डिस्कस करें। कंटेंट एज यूजुअल काफ़ी लेंथी चैप्टर्स हैं, इसलिए 1 घंटे का लेक्चर डियर स्टूडेंट हो रहा है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, पॉज कर करके, लिसन कर करके। मैं तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। प्रपोज किस तरह किया जाता है रिसर्च को, उसको क्वेश्चनिंग किस तरह आपने डेवलप करनी है, इंफॉर्मेशन किस तरह कलेक्ट करनी है, वो तरीकाकार और जो पब्लिकेशंस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं उन तमाम चीज़ों को और एथिकल चीज़ें जो होती हैं ये और रेफरेंस एट द एंड, ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है। तो बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। क्या है कि जैसा कि आप ऑलरेडी 4 यूनिट में देख चुके हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टाइल तक कि हमने मुख्तलिफ एस्पेक्ट को जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट से और उसके फैक्टर थे, जो उसके रिक्वायरमेंट थी टेक्निकल कम्युनिकेशन के अवाइल में, वो हमने डिस्कस की हैं 4 यूनिट में। और जबकि आज जो है ना इम्पोर्टेंट जो चीज़ है रिसर्च और उसको किस तरह राइट डाउन किया जाता है, ख़ास तौर पर एडवांस लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं रिसर्च की दुनिया के, तहकीक की दुनिया के, उन तमाम चीज़ों को, टेक्निकल एस्पेक्ट को और उनकी बुनियादों को इस चैप्टर में, इस यूनिट में शामिल किया गया है। इसके पीछे जो रीज़न है कि आपने जो राइट करनी है रिसर्च वर्क, उसमें टेक्निकल जो रिटन कम्युनिकेशंस आपने लिखनी होती है, उसमें क्रूशियल चीज़ें जो आपने लर्न करनी है वो इसमें डिस्कस की जाएंगी। और इस यूनिट में उन तमाम चीज़ों पर डिटेल के साथ फोकस किया गया है जो आपने रिसर्च वर्क करना है, राइट करना है, उसको अरेंज करना है, उसको डेवलप करना है, प्रपोजल बनाना है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंस शामिल होते हैं एट द एंड वर्क पे और इसमें ऐसे तमाम स्टेजेस को एक्सप्लेन किया जाएगा और तमाम रिसर्च प्रोसेस के कंसेप्ट को शामिल किया गया है इस यूनिट में। इसके साथ साथ उसमें आपने किस तरह एक्सप्लोर करना है, उसके रिलेशनशिप को किस तरह, इंफॉर्मेशन को डेवलप करना है, नॉलेज को किस तरह मैनिपुलेट करना है, डाटा एनालाइज किस तरह करना है, डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है, ये तमाम के तमाम जो रोल है रिसर्च के वो भी इस यूनिट में शामिल किए गए हैं। और इस मकसद के लिए जो आपने रिसर्च स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है एथिकली, उन तमाम रिसर्च क्वेश्चंस को, हाइपोथेसिस को, मफरूज़ा को जो आपने डेवलप करके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अडॉप्ट करना होता है और वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आफ्टर वर्ड यूनिट 5 जो है ना इसमें मजीद चीज़ों को एक्सप्लेन करने जा रहा है, जिसमें आपने जो रवायती राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथडोलॉजी, डाटा एनालिसिस, आपने कंक्लूजन करना होता है, रिकमेंडेशन देनी होती है, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी, ये तमाम के तमाम जो एस्पेक्ट हैं रिसर्च के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और हम 4 यूनिट में आपके बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का तमाम की तमाम चारों यूनिट में आपको मैं एक्सप्लेन करके बता चुका हूं। आज हम रिसर्च कैसे करनी है, इन्हीं कंपोनेंट्स के अगेंस्ट हमने रिसर्च करनी होती है और फिर अपने जो डाटा इंफॉर्मेशन से कलेक्ट की होती है इसी स्टाइल में हमने रिसर्च करने के बाद उसको कम्युनिकेशन के जरिए अडॉप्ट करके हमने राइट डाउन करना होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने रिसर्च
कि टर्मिनोलॉजी को आपने किस तरह डिफाइन करना है वो सीखेंगे, और उसको रिसर्च के मतलब क्या है, उसकी स्टेजेस और उसके कंसेप्ट क्या है उसको हम देखेंगे। इंफॉर्मेशन नॉलेज देंगे डिसीजन मेकिंग के अवाइल में, रिसर्च के कंटेक्स्ट में उसको देखेंगे। और आपका जो रिसर्च आइडियाज हैं उसको किस तरह प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें होती हैं फॉर्मुलेट करने हैं उसको हम देखेंगे। नंबर 5 पे जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह गाइडलाइन किया जाता है, किस तरह फॉर्मुलेट किया जाता है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव किस तरह लिखे जाते हैं उसको देखेंगे। स्ट्रेटजी को किस तरह आपने प्रोसेस करना है उसको देखेंगे, और एथिकल जो चीज़ें रिसर्च के वाइल में होती हैं उसको अंडरस्टैंड करना सीखेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहली, द पर्पस ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मकसद क्या होता है? पर्पस ऑफ द रिसर्च टू फाइंड आउट अबाउट पार्टिकुलर सब्जेक्ट, खास किस्म का सब्जेक्ट होता है, मजमून होता है, टॉपिक होता है जिसकी सिग्निफिकेंस होती है, जिसकी अहमियत होती है, जिस पे आपने काम करना होता है, उस टॉपिक पे, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे जिसको आपको प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए आप रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होते हैं। वो जर्नल भी हो सकती है, वो रिसाइकलिंग भी हो सकती है, आपकी स्पेसिफिक बेस में भी हो सकती है, आप कुछ चीज़ें परचेज करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक हो सकती है, ऑफिस के लिए, वर्क के लिए हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। आपका मकसद क्या है, आपको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने उन तमाम चीज़ों को रिसर्च करना होता है, और उसमें उन साइंटिफिक मेथड को आपने अडॉप्ट करना होता है जनरली तौर पर। इसलिए रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, और उसका मकसद यही होता है कि आपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में या स्पेसिफिक जो आपका टारगेट होता है उसमें जो आपको प्रॉब्लम फेस कर रही होती है उसमें रिसर्च कंडक्ट करके आप साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करने के लिए जो रिकमेंडेशन देते हैं फिर उसको अप्लाई करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये कंसर्न होता है, उसमें आपकी न्यूनेस मिलती है, आपको रिसर्च एक्टिविटी के बाद इनोवेशंस मिलती हैं, डिस्कवरीज मिलती हैं, और उसमें जो फैक्ट और रियलिटी होती हैं उसको फिर आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप अपने जो टारगेट्स हैं, अपने गोल्स हैं, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर सकें इन इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू, जिसमें डिफरेंट सर्वेज होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, आप उनको कंडक्ट करके आपका जो रिसर्च का पर्पस होता है उसको फुलफिल करते हुए, ये आपका द पर्पस ऑफ रिसर्च होता है। जब नंबर 2 आपका क्वेश्चनिंग एंड बेसिक स्किल ऑफ रिसर्चिंग, आपने ऑब्वियसली जो क्वेश्चनिंग करनी होती हैं, आपने जो बुनियादी तौर पर स्किल होते हैं रिसर्च के अवाइल में, जिसमें आप जो बेस्ड कार्य होती है रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, जिसमें रिसर्चर जो होते हैं अपना पहला फॉर्मुलेट कर रही होती है, अपना जो मकसद है कि आप किस टॉपिक के किस इशू को लेके जा रहे होते हैं और उसको गाइड कर रहे होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपने स्किल जो बेसिक स्किल है उसके अकॉर्डिंगली आपने अडॉप्ट करने होते हैं, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसकी स्टडी को फोकस करते हुए उसको बेटर रिजल्ट आपको मिल सकें। और रिसर्च क्वेश्चंस उसके डायरेक्ट और अनडायरेक्ट लिंक आ रहे होते हैं आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी कि आपके मकसद के साथ, जिसमें आप अर्लियर आप उनको मेंशन करते हैं, यानी कि बता रहे होते हैं ये आप टॉपिक है, ये इशू है, और ये क्वेश्चन बेस कर रहे होते हैं, जिसमें थ्योरेटिकल और एनालिटिकल मॉडल्स को अडॉप्ट करते हुए आप उन मेथड्स को चूज करते हैं जिसमें क्वेश्चनिंग होती है और बेसिक स्किल्स ऑफ रिसर्चिंग होती है आपके उस टॉपिक के अगेंस्ट में, जिसको आपने बेसिक स्किल को अडॉप्ट करते हुए उन क्वेश्चंस को आपने रिसर्चर्स के लिए अडॉप्ट करना होता है और रिसर्च स्टडी करनी होती है। ये कुछ इमेज दिया गया है जिसमें फॉर्मुलेट करना होता है आपने आपके क्वेश्चंस किस किस्म के उसके अवाइल में। और नंबर हाउ टू डिस्कवर क्वेश्चंस 5.2.1 कि आपने क्वेश्चंस को किस तरह डिस्कवर करना है, किस तरह आपने वहां पे जो है ना लेके आना है। क्वेश्चन डिस्कवरी इज एन आर्ट, और ये एक आर्ट है, ये एक टेक्निक है जो आपको मजीद रीडिंग करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, उसके मतलब कि जानना होता है ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक के अगेंस्ट जिसमें आपको क्वेश्चंस के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, जो आपका रिसर्च टॉपिक होता है, और उस टॉपिक के अगेंस्ट आपको इस रिसर्च में जो क्वेश्चंस डिस्कवर करने होते हैं वो आपको गाइडलाइन फराहम करते हैं कि आपने किस तरह रिसर्च क्वेश्चंस को डेवलप करना है टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी आंसर, यानी कि जो मुतमिन कर सके आपको जवाब तलाश करने के लिए मजीद उस रिसर्च क्वेश्चन जो कि बेसिक जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, और आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं फर्स्ट देन आप रिसर्च को फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, उसको डिस्क्लोज कर रहे होते हैं, और रिसर्च क्वेश्चंस को सपोज आपने प्रपोज कर लिया, अपने स्टेटमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूट कर लिया, और क्वेश्चनिंग ऑफ वर्ड जो आपको मदद फराहम करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव को क्लियरली रिसर्चर्स के लिए, जिसमें आपने इजीली तौर पर क्वेश्चंस को डिस्कवर कर लिया टू लर्न अबाउट अ टॉपिक, और उसको आपने विच फोटोकॉपीज टू बाय
फॉर द ऑफिस, और आपने एक फोटोकॉपी के लिए, एक ऑफिस के लिए रिसर्च को डेवलप किया जिसमें आपने क्वेश्चंस को पूछना है, क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना है जो आपको इन्वेस्टिगेशंस में हेल्पफुल होंगे, आपको सिचुएशंस में कि आपको एक प्रॉब्लम है और आपने ऑफिस में वो जितने भी आपकी वहाँ पे पॉपुलेशन बैठी है, एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, उनसे आपने उन क्वेश्चंस में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में जब पूछेंगे तो आप उसको डिस्कवर क्वेश्चंस का नाम देंगे। नेक्स्ट है आपका आस्क बेसिक क्वेश्चन जो बुनियादी क्वेश्चन होते हैं आपके उस टॉपिक के अगेंस्ट और उस रिसर्च के अगेंस्ट जिसमें आपके लिए असेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उस टॉपिक या वाइल में, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस ये शामिल होते हैं। व्हाट आर द एप्रोप्रिएट टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस, यानी कि उसकी जो मुनासिब टर्मिनोलॉजी क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है जिसके टॉपिक के बारे में आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मैकेनिज्म उसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि तरीकाकार, मटेरियल उसमें आपने इन्वॉल्व करना है, आपका जो लिटरेचर हो सकता है, आपके जो प्रायर आर्टिकल्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं वो उसमें इंक्लूड करते हैं और फिर उस प्रोसेस करते हैं जो तमाम चीज़ें। ये बेसिक क्वेश्चन है। नंबर 2 पे आप आस्क क्वेश्चन अबाउट सिग्निफिकेंस, उसकी अहमियत क्या है उसके बारे में आपने पूछना होता है उस टॉपिक में, जिसमें एक बड़ी पिक्चर को लेके आना होता है और उस कंटेक्स्ट को, उस टॉपिक को आपने शामिल करना होता है जिसमें आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप उस टॉपिक के उसके रिलेटेड आइटम्स हैं उसको आप अडाप्ट कर रहे होते हैं और उसमें जो करंट सिस्टम उससे रिलेट कर रहा होता है, व्हाट इज इट्स एंड, उसका मकसद क्या है और उसकी जो कंट्रीब्यूशन जो उस गोल के लिए एट द एंड उसमें कौन कौन सी पार्टिसिपेशन है, कंट्रोवर्सीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या है, अल्टरनेटिव्स उसके क्या हैं और इम्प्लीकेशंस उसकी कैसे होगी और कितनी कॉस्ट उसमें आएगी, ये भी आप उसकी रिसर्च के साथ रिलेट कर रही होती है। नंबर 3 पे कंसल्ट द राइट सोर्सेज, आपने जो राइट सोर्सेज हैं, जो लोग हैं जिसमें प्रिंटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसमें फैक्ट्स की ज़रूरत होती है, पीपल और इन्वॉल्व सिचुएशंस में होते हैं जिसके आपको आंसर की ज़रूरत होती है, बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसकी सिग्निफिकेंस होती है क्योंकि उसी क्वेश्चंस के बेस पे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फिर देन आपने उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन फैक्ट को फोटोकॉपी करके, फोटोकॉपी मशीन्स के मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है उसके अगेंस्ट लेके जाती हैं और फोटोकॉपी मशीन जो काम नहीं कर रही उसमें अपने इंजीनियर से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका एक्सपीरियंस किस किस्म का होगा, उसका सेल्स पीपल्स के बारे में पूछना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो आपको ज़रूरत होती है, उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, वो किस तरह आपने यूटिलाइज करती हैं, उसके अगेंस्ट तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आप राइट सोर्सेज से, यानी कि अगर एक फोटोकॉपी मशीन आपने खरीदनी है तो उसका इंजीनियर बनाने वाला कौन है, उसको सोर्स को इस्तेमाल किस किसने किया गया है, ये आपके राइट सोर्सेज हैं ताकि उस मशीन्स के अगेंस्ट आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। देन आप रिजल्ट को ड्रा करेंगे और फाइनल डिसीजन की तरफ पहुंचेंगे कि ये जो आपकी प्रिंटेड मशीन आपको चाहिए होगी, बेसिक क्वेश्चन उनको पूछने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी या नहीं करेगी, देन आप डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे है इंटरेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, आपने इस किस्म की क्वेश्चंस की प्रोडक्टिविटी करनी है जिसमें आपकी फ्लेक्सिबल चीज़ें शामिल हों, इंफॉर्मेशन जो ज़रूरत के मुताबिक है जो आपको उस चीज़ को एग्जाम्पली सेट कर सके और समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस इस किस्म की प्रोड्यूस आपने करने होते हैं जो आपको यूजफुल आंसर मिल सके, आपको मुफीद हो सके, उसके फीचर्स को आप आसानी से समझ सके। मिसाल के तौर पर वहाँ पे फिर फोटोकॉपी की मशीन है, उसके फीचर्स के बारे में आपने पूछने हैं ताकि जो रिस्पॉन्डेंट है वो अच्छा उसको कह सके उसकी स्पीड कितनी है, उसका ब्रॉडली आंसर उसमें भेजना, उसमें कुछ नैरो किस्म के आंसर्स आपने पूछने हैं, इको टेक्निक पूछनी है, फोटोकॉपी मशीन्स के मतलब उसकी टर्मिनोलॉजी के मतलब पूछनी है। फिर दूसरी जो उसके हैंड उसकी जो एबिलिटी है उसको उसके पेजेस कितने वो जो है ना वो कॉपी करेगी, कितने रिस्पॉन्डेंट उसमें आएगी, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो काफ़ी होंगी आपके रिसर्च क्वेश्चंस के लिए। देन जो आपकी प्रॉब्लम है आपने नई खरीदनी है, आपको कोई फॉल्ट है उस मशीन में, उसके अगेंस्ट आपने जो रेलिवेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उनको आपने एज ए मॉडल कंपेयर करना होता है और उनको वो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसको आपने आइडेंटिफाई करते हुए अपनी प्रॉब्लम को और उसकी रिजॉल्व की तरफ जाना होता है। नंबर 3 पे आपके कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल, कि आपने जो इंफॉर्मेशन हैं लोगों को से किस तरह कलेक्ट करनी है। पीपल जो है ना मेजर सोर्स है आपकी जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने एज ए रिसर्चर। आपका रेलिवेंट टॉपिक होगा जिसमें सोशल साइंस से रिलेटेड भी हो सकता है, सोशल रिसर्च से रिलेटेड भी हो सकता है, लेबॉरेटरी रिसर्च भी हो सकती है जो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स हो सकती है,
आपकी सोसाइटी के लोग उससे रिलेट कर रहे होते हैं और उसमें आपने उनसे टाइम पूछना है और आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ के एक्यूरेट जो है ना आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वैलिड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उन लोगों से जो आपके इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जो हैं, इर्द-गिर्द के हालात जो हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है, मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि आपके लोग ही आपका सोर्स हैं उस टॉपिक के अगेंस्ट, उस रिसर्च के अगेंस्ट। वो रिसर्च आपका जो है ना वो सोशल रिसर्च भी हो सकती है, सोशल डाटा भी हो सकता है और उन क्वेश्चनर्स की मदद से जो आपने लोगों से इंफॉर्मेशन भेजी है उसके बेसिस पे आपने रिजल्ट को कंक्लूड करना होता है, आपको फाइंडिंग्स करनी होती है, आपने ड्राइव करनी है उन्हीं क्वेश्चन से चीज़ें और फिर उनको जो सर्टन चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं डाटा एनालिसिस के बाद उनको फिर आपने अप्लाई करना होती है, जिसके अगेंस्ट आपने रिसर्च करनी है और प्रॉब्लम करनी है। ये इस तरह आपने कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल से करनी है और वो क्वेश्चन जो आपने ड्रा किए होते हैं उसके अगेंस्ट आपने लोगों से पूछ के उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। और ये एक एनालिस्ट किया गया है, एक आपको इमेज दिया गया है जिसमें वो ये समझ लें कि ये आपका क्वेश्चन ड्रा किया हुआ ये आपने सामने दिया और ये आप आपसे इंफॉर्मेशन जो है ना वो सर जो है ना आपसे कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह जो है ना आपने डाटा गैदरिंग करनी होती है और फिर एनालिसिस करना होता है उनके साथ। और डाटा गैदरिंग के लिए या इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए इंटरव्यू चीज़ें होती हैं सबसे पहले, जैसा कि ये आपके सामने 3 लोग बैठे हैं और एक साहब जो है ना वो इंटरव्यू स्टेप या एक साहब बैठे हुए हैं, 3 लोग आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं और वो इंटरव्यू जो कर रहे हैं वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं इस इंटरव्यू प्रोसेस में, जो आपको टूल दिया गया है डाटा कलेक्शन का उस टॉपिक के अगेंस्ट जिसमें आपने रिलायबल चीज़ें जो है कंसिडर करनी है ताकि आपने उसके अगेंस्ट अच्छे से डाटा कलेक्ट करें, जो आपका क्वालिटेटिव मेथड्स के थ्रू हो सकता है, क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू हो सकता है, जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपको चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो, और जो आपने ऑथेंटिक टूल आपने फ्राहम करना है डाटा कलेक्शन के, उसमें आपने केयरफुल अटेंशन करनी है रिसर्चर्स के लिए। और ये डिमांड होती है स्टैंडर्ड अबाउटेड थिंग्स को, जिसमें फॉर एग्जांपल रिसर्च हैज टू डिजाइन और इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस जो डिजाइन करता है, जो तहकीक करने वाला आता है उस टॉपिक के अगेंस्ट, ही एंड शी फॉर्मल परमिशन, तो आपने रिस्पोंडेंट्स जिससे आपने क्वेश्चंस पूछने हैं उसने आपने फॉर्मल जो है ना परमिशन लेनी है। ईसीटी डिसाइड अबाउट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और वो टाइम ऑफ इंटरव्यू डिसाइड करता है रिस्पोंडेंट से जिससे आपने सवाल करने होते हैं। फिर रिस्पोंडेंट से आपने नेगोशिएशन करने के लिए जगह का तयन करना होता है और इस तरह आप रिस्पोंडेंट आपके पास पहुंच जाता है, यानी कि वो लोग जिससे आपने क्वेश्चन पूछनी है उस टॉपिक के एंगेज, तो आपने इस तरह रिसर्च क्वेश्चन करनी है। तो ये आपका प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की टाइप्स कितनी हैं? 3 किस्म की हैं, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, यानी कि 3 किस्म के आप इंटरव्यू रिसर्च में पूछ सकते हैं। सबसे पहले है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है कि आप जो है ना इन दिस इंटरव्यू में जो रिसर्चर है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है विद रिस्पोंडेंट के साथ, जिसमें आपका जो तहकीक करने वाला प्लान है उसमें ऑर्गेनाइज करती है तमाम की तमाम चीज़ें फॉर्मुलेट की होती हैं, जिनके सीक्वेंस वाइज बनाए होते हैं आपने क्वेश्चनर्स, जिसमें कोई आपको रिक्वायर्ड होती हैं बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको ज़रूरत होती है उस टॉपिक के अगेंस्ट। फिर आप जो है ना उस क्वेश्चंस को प्रोवाइड करते हैं रिस्पोंडेंट की तरफ, यानी कि जो आपके सामने आया होता है, और रिस्पोंडेंट जो है ना उन तमाम क्वेश्चंस को रीड आउट करता है, इंफॉर्मेशन को पढ़ता है और फिर उनका जो है ना आंसर उसमें फुलफिल जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको करता है। ये होता है आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू। एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर इंटरव्यू के क्या एडवांटेज होते हैं? ये कुछ एडवांटेज है जिसमें स्ट्रक्चर इंटरव्यू फोकस करता है एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी उसमें अच्छी होती है, जिसमें डिफरेंट रिस्पॉन्स हो सकते हैं। आपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया होता है और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको रिप्लाई मिलता है, जिनके आंसर मिलता है। इसके साथ साथ आपने ऐसे सैंपल को यूटिलाइज करना होता है आपकी टारगेट पॉपुलेशंस में जो आपके साथ इन टच होते हैं। नंबर 3 पे आपने इंटरव्यू प्रोसीजर में इजी स्टैंडर्डाइजेशन जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू के सवाल पूछने होते हैं। रेप्लिकेशन अक्रॉस मल्टीपल सैंपल्स, जो रेप्लिकेशन होती हैं यानी कि कॉपी उसमें इतनी नहीं होती स्ट्रक्चर इंटरव्यू में, वो भी आपका एडवांटेज होता है। और ऑलरेडी
नई जो चीज़ें आपने डिज़ाइन की होती हैं इंटरव्यू में, उसमें आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अपनी रिसर्च के अगेंस्ट, और उसमें आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं कंप्रीहेंसिव वे में, और आपका जो एक्यूरेट रिसर्च क्वेश्चन वो आप पूछ रहे होते हैं। नंबर 5 पे आपने जो इंटरव्यू स्ट्रक्चर है वो आपने फिक्स किया होता है, और अक्सर जो है ना आपने रिलायबल रिजल्ट जो है ना उसमें कंसिडर किए होते हैं। इसके साथ साथ आपका जो रिलेशनशिप होता है रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट, उसको आप फॉर्मली जो है ना उसको टच कर रहे होते हैं उनको, यानी कि ऑफिशियली आप उसको लेटर लिखा होता है, और वो भी आपके लिए एडवांटेज हो सकता है, और उसमें जो इंफॉर्मेशन कोलैप्स ना कर सके। नंबर 3 पे आपके डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर इंटरव्यू का डिसएडवांटेज भी होता है, वो क्या है ये देखते हैं। लिमिटेड स्कोप ऑफ असेसमेंट ऑफ द ऑब्टेन रिजल्ट, जिसमें इसमें हद जो है ना वो लिमिटेड होती है, जिसमें आप रिजल्ट को आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर पावर द डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन, हो सकता है उसमें जो इंफॉर्मेशन की जो एक्यूरेसी है वो ओवर पावर हो जाए, जो आप डिटेल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। रिस्पोंडेंट आर फोकस टू सिलेक्ट फ्रॉम द प्रोवाइड आंसर, रिस्पोंडेंट जो है ना वो सिर्फ आपने जो आंसर दिए, जो आपने क्वेश्चन दिए हैं उस पे फोकस कर रहा होता है आंसर पे। और द रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू ऑलवेज एडहेयर टू, और जो तहकीक करने वाला होता है रिसर्चर जो होता है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हमेशा जो है ना वो जो उसने इररिस्पेक्टेड जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उसमें जो कन्वर्सेशन है उसमें पार्टिसिपेंट जो है ना अच्छे से अपना रोल प्ले करे। इसके अलावा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ए स्ट्रक्चर, इसके लिए बहुत सारा टाइम होता है जो आपने जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, ये डिसएडवांटेज है। इसके अलावा अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होती है। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में आपने जो है ना एक टूल को इस्तेमाल करते हुए डाटा को कलेक्ट करना होता है, जो आपको डिजायर ज़रूरत होती है। आप रिस्पोंडेंट के पास चले जाते हैं, टाइप ऑफ बट सच टाइप ऑफ इंटरव्यू इज नॉट फुली प्लान, ये प्लान नहीं होता, एंड ऑर्गेनाइज एज कम्पेयर टू द, ना ही ऑर्गेनाइज किया होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू की तरह। आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चनर उठा के चले जाते हैं और आप अपने उनसे कुछ सवाल कर लेते हैं, या आपने राइट डाउन किया होता है क्वेश्चन, या उनके टिक मार ले लेते हैं, तो ये अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है। एडवांटेज ऑफ अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर जो इंटरव्यू होता है उसमें एडवांटेज क्या होते हैं कि सबसे पहले जो आपको है नेचुरली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो आप अडाप्ट करते हैं उसमें आप एक्सट्रीमली, आपके रिसर्चर के लिए ये होता है कि आप ये चीज़ डेवलप करते हैं कि फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है वो पार्टिसिपेंट को फ्राहम किया जा सके। मतलब आप एज ए फ्रेंडली आप उनके पास चले जाते हैं, और आप हाँ नहीं होती पहले तो आप सिर्फ जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी जो क्लैरिफाई करते हैं अपने क्वेश्चनर्स को, अपना मकसद आप उनको बताते हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका डाउट्स वगैरह दूर करते हैं, क्वेश्चनर्स प्रोवाइड करते हैं। आप इजीली उनमें कोई स्ट्रक्चर वाली चीज़ें नहीं होती, फॉर्मल लिखना नहीं पड़ता, फॉर्मूला जो प्लेस है वो डिटरमाइन नहीं करनी पड़ती, ना ही आप उनके लिए पहले हर चीज़ ऑर्गेनाइज करना पड़ती है। तो ये एडवांटेज होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू का। और यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि देयर आर नो क्वेश्चन विच द रिसर्चर हैज टू अबाइड बाय, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं होती है, एंड दिस यूजली इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंटर्न, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आप यूज करते हैं रिसर्च के, आप सिर्फ क्वेश्चन आप उनको बताते हैं और आप डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का डिसएडवांटेज ये होता है, उसमें क्या होता है कि आप जो है ना देयर इज नो स्ट्रक्चर इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि जो सामने वाला रिस्पोंडेंट होता है या पार्टिसिपेंट होता है उसको आपने पहले बताया नहीं होता, तो उसके लिए वो आपके लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है। वो आपको एग्री हो एग्जीक्यूशन के लिए बताने के लिए या ना बताने क्वेश्चन उनको, ये भी हो सकता है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन और क्वेश्चन एंड गाइडेंस जो है ना वो इंडिकेट नहीं कर रही होती, और अनस्ट्रक्चर चीज़ें होती हैं क्वेश्चनर्स में, रिलायबिलिटी नहीं होती, पहले नहीं पता होता, उसको डिटेल नहीं बताया होता, इसलिए वो जहनी तौर पर तैयार नहीं होता, तो ये भी डिसएडवांटेज होता है। और बहुत सारे केसेस में जो एथिकल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू में, आप लेते हुए एक फॉर्मल तरीकाकार अख्तियार कर रहे होते हैं, बॉर्डर लाइन सेट की होती है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती, तो ये भी डिसएडवांटेज होता है टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है नंबर 3 पे। इसमें क्या होता है इस टाइप पे, इसमें आपका जो इंटरव्यू करने का जो स्टैंड अप चीज़ें होती हैं बिटवीन स्ट्रक्चर इंटरव्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में, जो चीज़ें आप डिस्कस कर रहे होते हैं एक हाथ पे उन तमाम चीज़ों को फुलफिल कर रहे होते हैं, जिसमें आपके स्ट्रक्चर चीज़ों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं और इंटरव्यू ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो आप वो डिमांड कर रहे होते हैं अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में, उसमें क्या चीज़ होती है कि रिस्पोंडेंट आपको प्री इन्फॉर्म्ड नहीं होता अबाउट द टॉपिक, और आपकी जो डिस्कशन होती है
या आपने जो क्वेश्चन प्रोवाइड करना होते हैं उसके अगेंस्ट तो वो ज़हनी तौर पर प्रिपेयर नहीं होती, तो वो भी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। टाइम एंड द इजीली एक्सेसिबल प्लेस आर आल्सो नेगोशिएटेड बिटवीन बोथ द पार्टीज, और टाइम और एक्सेसिबल जो चीज़ें होती हैं सेमी स्ट्रक्चर में, उसमें नेगोशिएशन होती है बिटवीन दोनों पार्टी, यानी कि लेने वाला इंटरव्यू और देने वाले में, और ये तमाम की तमाम सेमी स्ट्रक्चर चीज़ें होती हैं। ताहम मोस्ट ऑफ द स्ट्राइकिंग थिंग्स जो होती है इंटरव्यू के टाइप के दौरान वो पॉसिबल होता है कि रिसर्चर जो है ना वो क्या पूछना चाह रहा है, वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उस लिस्ट में वो है या नहीं है, और जो नेसेसरी चीज़ जो होती है जिसमें आपने अटेंशन होती है रिसर्चर्स की कि आपने उस इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होता है करंट स्टडी के लिए, वो आपने पूछना होता है और उससे आप रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। ये सेमी स्ट्रक्चर चीज़ें होती है। एडवांटेज ऑफ सेमी स्ट्रक्चर की इंटरव्यू के एडवांटेज ये होता है सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में कि जो आपका क्वेश्चन होता है सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में वो प्रीपेड बिफोर द शेड्यूल इंटरव्यू, वो प्रीपेड होता है, तैयार होता है इंटरव्यू से पहले, विच प्रोवाइड द रिसर्चर, जो आपको एक रिसर्चर जो है ना मुहैया करता है टाइम टू प्रिपेयर एंड एनालाइज द क्वेश्चंस, ताकि आप जो है ना वो पहले क्वेश्चनर को तैयार कर लें और आप जो है ना उसके ज़हनी तौर पर तैयार रखें। ये सेमी स्ट्रक्चर का फ़ायदा होता है। और इसके अलावा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है और रिसर्च गाइडलाइंस को समझते हुए उनको आपको मेंटेन करने को होती है, जो उसकी एक्सटेंट है, उसकी जो हद है उसको आप समझ सकते हैं। ये भी एडवांटेज है। और रिसर्चर जो है ना एक्सप्रेस कर रहे होता है इंटरव्यू में आपको फॉर्मेट के इसके अकॉर्डिंगली आपने जो है ना वो चीज़ों का जवाब दे होता है, वो आप लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं। नंबर 4 पे रिलायबल क्वालिटेटिव डाटा आपने कलेक्ट करना होता है आपने वाया दीज इंटरव्यूज इन क्वेश्चंस के लिए, ये भी आपका एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है सेमी स्ट्रक्चर में कि आप जो है ना पार्टिसिपेट में क्वेश्चन द रिलायबल फैक्टर ऑफ द इंटरव्यू ड्यू टू द फ्लेक्सिबल ऑफर, तो और जो फ्लेक्सिबल ऑफर होती हैं उसमें रिलायबिलिटी का फैक्टर जो है ना इंटरव्यू के दौरान पार्टिसिपेंट से वो आप वो गैदर कर रहे होते हैं। कंपेयरिंग टू डिफरेंट आंसर्स, और दो किस्म के आंसर पे आपने कंपेयर कर रहे होते हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपकी गाइडलाइंस में जब आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 3 पे आपने जो नो टू क्वेश्चंस विल हैव द सेम स्ट्रक्चर, दो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए आपके सेम स्ट्रक्चर में, और रिजल्ट के नॉलेज में इन एबिलिटी टू कंपेयर ऑफ द रिजल्ट, इनफेरियर चीजें जो है ना रिजल्ट के तौर पर आपको सामने करना पड़ सकता है। ये आपका डिसएडवांटेज है। सर्वेइंग इज अनदर टेक्निक ऑफ द डाटा कलेक्शन, सर्वे भी जो है ना इसमें एक और टेक्निक है डाटा कलेक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, आपकी रिसर्च आपके टॉपिक के लिए, आपकी तहकीक के लिए, जिसमें फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं, यानी कि प्रोज भी होते हैं कॉन्स भी होते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू, और जो डिफरेंट से इंटरव्यू से डिफरेंट होता है उसमें इंटरव्यू के सेंस में जिसमें आपने क्वेश्चनर्स प्लान किए होते हैं, प्रिपेयर किए होते हैं, ऑर्गेनाइज किए होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट आपने करनी होती है, जिससे आपने क्वेश्चन पूछने हैं इंटरव्यू से जिनके जिससे आपने एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और ये अनस्ट्रक्चर्ड ये भी इंटरव्यूज होते हैं सर्वे का। ताहम जो इस केस में जो सर्वे में आप कर रहे होते हैं एज ए रिसर्चर, जिसमें आपने रीच करना होता है विदाउट इन्फॉर्मिंग एंड विदाउट प्रॉपरली सिलेक्टिंग द टारगेट ऑडियंस ऑफ द इंटरव्यूज के, आपने इसमें प्रॉपर जो है ना वो ऑडियंस को सिलेक्ट भी करना होता है। आपने वैसे सर्वे किया होता है जो आपने ऑर्गेनाइज चीज़ें की होती हैं और आप उसके पास पहुंच जाते हैं, जिससे आपने वो इंटरव्यू जो देने वाला होता है उन क्वेश्चनर्स का यानी कि रिस्पॉन्डेंट होता है या बोलो होता है, आप वो अपनी नॉलेज के मुताबिक अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अपने क्वेश्चनर्स को देते हैं और उसकी रिसर्च को पढ़ते हुए ट्रांसक्राइब जो उसने किया होगा आपने तमाम की तमाम चीज़ों में एज ए रिसर्चर उन क्वेश्चनर्स को एज ए इंडिविजुअल उन टॉपिक को समझते हुए जो आपने डिस्क्राइब किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली सेगमेंटेशन वाइज सेटिस्फैक्शन के तौर पर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के तौर पर उनका वो आंसर करते होते हैं। तो ये भी एक तरीका कार है सर्वे क्वेश्चन से। और सर्वे क्वेश्चन किस तरह होता है, आपने इन तमाम इस तरह आपने स्ट्रक्चर किए होते हैं और आपने टिक मार्क करने होते हैं। ये इस तरह आपके क्वेश्चंस के बाद में आपने 5 किस्म की या 6 किस्म के जो आने आपने बॉक्स ये बने होते हैं और उनको आपने टिक करवाना होता है, पीछे आपके क्वेश्चन लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने उनसे रिप्लाई देना होता है या आंसर लेना होता है। द मेन पर्पस ऑफ सर्वे मेथड, दो मकसद होते हैं जो सर्वे मेथड का होता है। पहला होता है कि आपने जो डिस्क्राइब की होती हैं सर्टेन एस्पेक्ट उसके करेक्टरिस्टिक्स और उसकी पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को लिखा होता है। दूसरा आपने हाइपोथेटिकल टेस्ट करने होते हैं जो आपने मफरूजा होता है उस टॉपिक के अगेंस्ट जो आपने
उसका रिलेशनशिप और उसकी पॉपुलेशन के दरमियान जो तल्लक है उसको आपने कोऑर्डिनेट करना होता है। इसके साथ साथ जो सर्वे है उसका मेथड होता है कि ब्रॉडली तौर पर डिवाइड किया जाए 3 कैटेगरी को, जो उसमें मेल भी हो सकता है, टेलीफोन सर्वे भी हो सकता है, पर्सनल सर्वे भी हो सकता है, और जिसमें आपने इन तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है। वो 3 किस्म के कौन से होते हैं? मेल सर्वे, जिनके आपने ईमेल के थ्रू भी आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर डिस्क्रिप्शन देके आप पूछ सकते हैं, टेलीफोन करके भी उन सवालों के जवाब पूछ सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू पे भी आप पूछ सकते हैं। ये सर्वे क्वेश्चंस का फॉर डाटा कलेक्शन regarding your topic, regarding your any other aspect which you want to research something for organization, for school or university or your आर्टिकल या जर्नल पब्लिकेशंस के लिए आप करना चाहते हैं। इसके अलावा मेजर सर्वे मेथड एंड डिस्क्रिप्शन वो किस तरह होती है। अल्टरनेटिवली आपका जो भी पॉइंट होता है, प्रैक्टिकलिटी आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करने होते हैं। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन जो उसमें होती हैं, जो सर्वे में इंक्लूड होती हैं, उसमें क्वेश्चन होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू के लिए आपने देना होता है। द मेन एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो होती है, आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना होता है। मेथड आर एक्सप्लेन बाय डेंस कॉम्बे 2010 एज फॉलो, यानी कि डेंस कॉम्बल ने इस मेथड को अडॉप्ट किया था कि आपका जो क्वेश्चन होता है फास्ट सर्वे वो किस तरह होना चाहिए, और 2010 में उसने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था, और उसने ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चनर आपका मेथड है, ये पर्पस है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। यानी कि आप कंडक्ट कर रहे होते हैं गैदर लार्ज साइज इन्फॉर्मेशन को पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि एक टाइम मुकर्रर होता है, उसका एडवांटेज ये होता है, उसका एडवांटेज और इंटरव्यू लेते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होती है, ये आपको एक सैंपल दिया गया है, तो इस तरह आपका सर्वे के थ्रू आप अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर टॉपिक। और इसके साथ साथ आप फोन सर्वे को किस तरह ले सकते हैं, या आप फोन करके आई कन्वीनियंस है, और ये तरीका कार, ये ऑनलाइन सर्वे भी आप करवा सकते हैं। इन पर्सन इंटरव्यू में भी, यानी कि फिजिकल तौर पे ऑनलाइन सर्वे आप गूगल के थ्रू आप फॉर्म जनरेट करके आप वो भी आप सेंड कर सकते हैं, और फोन पे भी आप पूछ सकते हैं जो आपके पास सर्वे क्वेश्चंस है उनके आंसर्स। एडवांटेज ऑफ सर्वे मेथड में क्या होता है कि सर्वे जो है ना वो कैन बी कंडक्टेड फास्टर, वो तेज भी हो सकते हैं और चीपर भी हो सकते हैं कंपेयर टू अदर मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, यानी कि दूसरों के साथ मुवैजना किया जाए जिसमें आपने डाटा कलेक्शन करनी होती है, जिसमें सर ऑब्जर्वेशन हो सकती है, आपका एक्सपेरिमेंट्स हो सकता है, जिसमें आपने प्राइमरी जो आपका डाटा जिसमें आपने गैदर कर रहे होते हैं, और थ्रू सर्वेज रिलेटिवली टू इजी टू एनालाइज, और ये आसानी के साथ एनालाइज हो सकता है। अमंग द डिफरेंट मेथड्स, मुख्तलिफ मेथड्स के दरमियान जिसमें टूल ऑफ डाटा गैदरिंग को फॉर रिसर्च पर्पस, आप रिसर्च के मकसद के लिए आप उनको लेके जा रहे हो, जिसमें आपका सर्वे मेथड टूल्स को प्रेफर कर रहे होते हैं। मैनी रिसर्च ड्यू टू इट्स वेरियस एडवांटेज, और इसमें कई किस्म के एडवांटेज हो सकते हैं, जिसमें आपके स्ट्रेंथ भी हो सकते हैं, बेनिफिट्स भी हो सकती है, विच एज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग, और वो चीज़ें वो जो है ना फॉलोइंग हो सकती हैं। वो कौन सी हो सकती हैं? हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस हो सकती है। आपका सर्वे जो आपके हाई लेवल की जनरल कैपेबिलिटी, यानी कि उसमें अहलियत होती है, जो रिप्रेजेंट कर रही होती है आपकी पॉपुलेशन, यानी कि उसकी जो नुमाइंदगी कर रही होती है वो पॉपुलेशन या वो लोग जिससे आपने डाटा कलेक्ट करना होता है उस क्वेश्चन के अगेंस्ट, और उसमें जो यूजुअली जो नंबर ऑफ पीपल उसमें शामिल होते हैं जो आंसर कर रहे होते हैं सर्वे में, जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तमाम चीज़ों को गैदर कर रहे होते हैं, उसमें लेटर डिस्क्रिप्शन होती है, रिलेटिव करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, में जनरल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व किया जाता है फॉर स्टडी पर्पस, और इसमें अदर जो मेथड है उसको भी कंपेयर किया जाता है डाटा गैदरिंग के लिए, जिसमें सर्वे भी हो सकते हैं, कैन एक्सट्रैक्ट डाटा फॉर नियर टू द एक्सटेंट एट्रीब्यूट टू द लार्ज पॉपुलेशन। आपके पास ज्यादा तादाद की पॉपुलेशन आपने ली होती है तो आप उनके साथ भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 2 पे लो कास्ट होता है। सर्वे मेथड जो है ना उसमें ज़्यादा आपका जो है ना वो मनी कास्ट जो है ना नहीं होती, उसमें आपका जो सैंपल जो होता है जनरल पॉपुलेशन के लिए होता है, और उसमें आपका इंसेंटिव होता है, कैश बच सकता है मुख्तलिफ किस्म के काम को, जिसमें आपने $2 पर पर्सन भी आप एक अच्छी रिसर्च कंडक्टर है वो आपका कास्ट आपको पड़ सकती है फॉर गैदर प्राइमरी कलेक्शन डाटा या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर रिसर्च। सो कन्वीनियंट डाटा गैदरिंग होती है सर्वे के थ्रू, यानी कि आप मुतमिन होते हैं। वैरायटी ऑफ वेज जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिवली आप यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाया ईमेल, वाया फोन, वाया फिजिकली, वाया इंटरनेट। नाउ डेज जो है ना आजकल ऑनलाइन सर्वे भी चल रहे होते हैं और वो बहुत पॉपुलर हैं, जिसमें आप जो है ना वो डाटा कलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट से और उसका कन्वीनियंस डाटा कलेक्शन हो जाती है इसके अकॉर्डिंगली, जिसमें आपका रिसर्चेस जो है ना इसके अगेंस्ट और पीपल जो है ना अराउंड द पीपल जो है ना उसके अगेंस्ट सारी की सारी चीज़ें कलेक्ट करने के साथ उस चीज़ को साथ अटैच कर रहे होते हैं और ये कन्वीनियंट होता है, यानी कि इसमें मुतमईन होता है बंदा। नंबर डी पे है गुड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, इसके अकॉर्डिंगली जो है ना
स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जो होता है, यानी कि जो अदाद व शुमार की जो अहमियत आपको देखने को मिलती है एट द एंड ऑफ रिजल्ट में, डाटा एनालिसिस में, वो आपका सिग्निफिकेंस आपको मिलता है क्योंकि आप सेटिस्फाइड होते हैं और हाई रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो सर्वे मेथड उसमें यूटिलाइज करते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस रिजल्ट के तौर पर, जो आपको डाटा गैदरिंग के मेथड को जिसमें मल्टीपल वेरिएबल आप यूटिलाइज करते हुए एनालाइज करते हैं। नंबर ई पे है लिटिल और नो ऑब्जर्वर सब्जेक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि आप सर्वे और आइडियल सैचुएशन होती है जिसमें साइंटिफिक रिसर्च को स्टडी के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है और इसमें तमाम के तमाम जो प्रोवाइड की जाता है ऑल पार्टिसिपेंट को साइंटिफिक रिसर्च जो आप स्टैंडर्डाइज स्टिमुलेट करते हैं और इसमें हाईली रिलेबिलिटी जो चीज़ें हैं वो आपको ऑब्टेन होती हैं एज ए रिसर्च, और उसमें बायसनेस जो होती है एलिमिनेशन होती है और ये चीज़ें होती हैं एज ए ऑब्जर्वर सब्जेक्टिविटी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नंबर एफ पे है प्रीसाइज रिजल्ट। आप रिजल्ट जो है ना डाटा कलेक्शन के बाद जो है स्टैंडर्डाइजेशन के स्क्रूटनी करते हैं और जो आपको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन होती है उसको अच्छे से डिफाइन करते हैं टू द सब्जेक्ट, और उन आंसर को जो क्वेश्चन आपने डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं उसको रिजल्ट को प्रिसाइज करते हैं थ्रू जो आपने डाटा गैदर किया होता है थ्रू एनालिसिस। इसके अलावा नंबर जो है ना वो अब 4 पे डिसएडवांटेज ऑफ सर्वे मेथड का डिसएडवांटेज भी होता है। इसमें क्या होता है मुख्तलिफ किस्म क्या होता है। पहली शेप में जो है अनविलिंगनेस जो होती है, इनएबिलिटी होती है जो रिस्पोंडेंट की जो आप प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि जिसके पास आप जा रहे होते हैं वो विलिंग भी नहीं होता, उसके पास इतनी एबिलिटी भी नहीं होती और वो आपको डिनाई भी कर सकता है। नंबर 2 पे आप में ह्यूमन बायस रिस्पोंडेंट, यानी कि मुखालफत भी हो सकती है और रिस्पोंडेंट जो है ना वो इनएक्यूरेसी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर सकता है सर्वे मेथड में। नंबर 3 पे आपकी डिफरेंशिएशन होती है अंडरस्टैंडिंग का लेवल में, उसमें आपको क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है जो आप सेम थिंग यानी कि ईच रिस्पोंडेंट से आप पूछना चाह रहे हैं। तो ये 3 किस्म के डिसएडवांटेज हैं सर्वेस के थ्रू। इनफ्लेक्सिबल डिजाइन सर्वे जो आता है वो आपने एज ए रिसर्चर वेरी बिगनिंग में शुरू में आप जो मेथड एडमिनिस्ट्रेटिवली यूटिलाइज कर रहे होते हैं एज ए रिसर्च, उसमें थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डाटा गैदरिंग जब आप डाटा को आप गैदर कर रहे होते हैं वो इनफ्लेक्सिबिलिटी जो आपको व्यू कर रहे होते हैं, आपकी वीकनेस शो कर रहे होते हैं सर्वे मेथड को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें आपकी इट कैन आल्सो बी स्ट्रेंथ बिकॉज प्रिसाइजनेस एंड फेयरनेस कैन बोथ एक्सरसाइज इन द स्टडी, क्योंकि आपको जो प्रिसाइज किया होता है या आपकी जो फेयरनेस होती है यानी कि शफाफी जो होती है और उसको शॉर्टकट वे में उसको लेके चलना होता है, तो वो इनफ्लेक्सिबल डिजाइन आपको प्रोवाइड किया जाता है सर्वे मेथड के थ्रू। नंबर बी पे आ गया नॉट आइडियल फॉर कंट्रोवर्शियल इश्यूज, और ये जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं उसके लिए आइडियल नहीं है जो सर्वे का मेथोडोलॉजी है, क्योंकि पार्टिसिपेंट होते हैं प्रिसाइजली आंसर नहीं देते और उसमें बाज़ औक़ात तैयार भी नहीं होते और वो आपको इनएक्यूरेसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको रिलेशन इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो प्रोबेबली आप उसको रिकॉल भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं होती है कन्वर्शनल इश्यूज को सर्वे के लिए जब इसको डिजाइन कर रहे होते हैं क्वेश्चनर को। नेक्स्ट है आपका पॉसिबल इनएप्रोप्रिएटी ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि इनएप्रोप्रिएटनेस जो नामुनासिब चीज़ें जो है ना वो इस सर्वे क्वेश्चन में, इसके स्टैंडर्डाइजेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, इसके सब्जेक्ट में नामुनासिब चीज़ें आपको देखने को मिलने को एज ए रिसर्चर हो सकती हैं। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते क्वेश्चन इसको आंसर का क्रिएट करने के लिए, अकोमोडेट को आप अप्रोच नहीं कर सकते हो जहाँ पे वो बैठा होता है रिस्पोंडेंट, जनरल पॉपुलेशन को आप टारगेट आसानी से नहीं कर सकते। जो अनअप्रोप्रिएटनेस जो है ना क्वेश्चंस के एग्जांपल पे हो सकता है, और एक गुड एग्जांपल जो होती है सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटिंग चीज़ें होती हैं जिसमें आप फिजिकल तौर पे आप फोकस कर रहे होते हैं इफेक्टिवली वेरिएबल्स को अडॉप्ट करते हुए, जिसमें आप उन इमोशंस को भी आप डील करेंगे, तो ये आप चीज़ें भी इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगलांस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जो है ना सर्वे का एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये आपके सामने है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और रिलेटिवली आप इजीली आपका एडमिनिस्ट्रेटिवली आप कर सकते हैं। रिस्पोंडेंट आप जो है ना इनकरेज नहीं करेगा, अच्छा फील नहीं करेगा, आप जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं लास्ट टाइम पे, एडवांटेज इसका ये है। और रिस्पोंडेंट जो है ना नॉट फील कंफर्टेबल इन प्रोवाइडिंग आंसर, और वो आंसर देने में जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं होगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है यानी कि कम कॉस्ट हो सकती है, और इसमें रिस्पोंडेंट जो है ना फुली अवेयर नहीं होता, इसलिए आपको डिसएडवांटेज हो सकता है। ये 5-6 डिसएडवांटेज और भी हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। हम ऑलरेडी तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं।
ये आपको सैंपल दिया गया। इसके साथ साथ ऑब्जर्विंग एंड टेस्टिंग इन रिसर्च। ऑब्जर्विंग जो होती है, आपका ऑब्जर्वेशन जो होती है, आपका जो मुशाहदा होता है जब आप रिसर्च को टेस्ट कर रहे होते हैं, जो आपने डाटा कलेक्शन की है सोशल साइंस के वाइल में, उन डाटा कलेक्शन को वेल डिजाइन तरीके से आपने मॉडली ऑब्जर्व किया हुआ है और वेरियस पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टॉपिक टू टॉपिक आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है और सम पैरामीटर्स जो है ना आपने अडाप्ट किए होते हैं बिफोर कलेक्टिंग द डाटा। इन दिस टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन आप 5 सेंसेस को यूज करते हुए डाटे को जो है ना प्रीफरेबली आईज एंड ईयर्स यूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली आप इसको एनालाइज करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन जो है ना द रिसर्चर फाइंड्स एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिफिकल्टीज इन आवर सिनेरियो। इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एज ए रिसर्चर को इस सिनेरियो में जिसको ऑब्जर्विंग और टेस्टिंग रिसर्च को कर रहे होते हैं। और क्योंकि स्पेशली तौर पे टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, आप इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेते हैं टू ऑब्जर्व देयर एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए। ताहम इस केसेस में कुछ जो चीजें पाई जाती हैं इनफॉर्मली ऑब्जर्व करने का जो फिनोमेना आपको फेस करने को देखना है, ट्रांसफर्ड इनटू डाटा, और उनको आपने डाटा में कन्वर्ट करना था। जो आप ऑब्जर्व करते होते हैं, जो आप टेस्ट कर रहे होते हैं, उनको इटसेल्फ जो है ना स्टडी में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके सर्टेन रूल्स आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं और डाटा को सेटअप करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, देन आप एनालाइज करने के काबिल होते हैं। यानी कि आपने इटसेल्फ आपको ऑब्जर्वेशन करनी है उस माहौल की, उस सिचुएशंस की, उसको आपने अपने इमेज में जो है ना मद्देनजर रखते हुए डाटा को राइट डाउन करना है, फिर डाटा उनको एनालाइज करना होता है। और ये ऑब्जर्वेशन जो है ना वो कहलाता है जैसे कि ये ऑब्जर्व कर रहा है और इन तमाम के लोगों का ऑब्जर्वेशन के बाद वो एनालाइज करके अपने माइंडसेट में फिर उसको लिखेगा, तो ये आपका जो है ना ऑब्जर्वेशन आपका कहलाएगा डाटा कलेक्शन का। देन आप इन तमाम चीज़ों को टेस्टिंग करेंगे, जैसा कि वो उसने एक इंस्ट्रूमेंट उठाया हुआ है और इंस्ट्रूमेंट को जो साइंटिफिक मेथड है और टेक्निकल डिसिप्लिन को अडॉप्ट करते हुए उस डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर आप राइट डाउन करते हैं। उसमें जो है ना टिपिकल क्वेश्चंस उसमें शामिल होते हैं, विच वंस प्रोड्यूस 100 कॉपीज फास्टर, विच वंस मेक्स क्लियर बैक टू बैक कॉपीज, विच वन जनरेट लेस हीट। यानी कि ये आपके क्वेश्चनर्स इस टाइप के होते हैं। आफ्टर डिटरमिन सेट सूटेबल क्वेश्चन यू हैव पीपल हु यूज बोथ मशीन्स एंड दे रिकॉर्ड देयर आंसर्स, और वो जो है ना उन पीपल को मशीन्स के थ्रू इस्तेमाल करते हैं और उनके आंसर को जो है ना आपने रिकॉर्ड करना होता है। टू रिकॉर्ड द आंसर यू नीड ए रिकॉर्डिंग फॉर्म मच लाइक द वन यूज्ड फॉर सर्वर, और वो जो है ना वो रिकॉर्डिंग टूल्स को इस्तेमाल करना है, जिससे आप जो आंसर देंगे उनको आप रिकॉर्डिंग करके आपने बाद में एनालाइज करना है। और इसके डाटा कलेक्शन की जब आप टेस्टिंग करते हैं, टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन, इसमें जो रिसर्चर इन तमाम चीज़ों को टेस्ट के तौर पर रिस्पॉन्डेंट को प्रिपेयर करता है, जो आपने दे सॉल्व द टेस्ट एंड देयर रिजल्ट बिकम द डाटा। और फिर उन क्वेश्चनर को जो आपने रिकॉर्ड किया होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, उन डाटा को एनालाइज करना है थ्रू एजुकेशनल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, प्री टेस्टिंग हो सकता है, पोस्ट टेस्ट हो सकता है, आपकी स्ट्रेटजी होती है। तो इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एज ए रिसर्चर आप डाटा कलेक्शन का एनालिसिस करते हैं। देन जो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको राइट डाउन करते हैं। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जो होती है, जैसा कि हम ऑब्जर्वेशन ही डिस्कस कर रहे होते हैं, इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में अक्सर जो क्वालिटेटिव चीज़ें होते हैं क्वांटिटेटिव के बजाय, यानी कि जो आपकी टेक्स्ट एनालिसिस होता है, रिसर्च टेक्निक्स एज ए रिसर्चर ऑब्जर्वेशन, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो कि ऑन गोइंग बिहेवियर उनका चल रहता है, वो आपकी नेचुरल सिचुएशन में आपको देखने को मिलता है। और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन रिसर्च, द गोल ऑफ द स्टडी, जो आपकी स्टडी का मकसद होता है, मार्केट रिसर्च विल हैव वेरिएबल लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट इन द स्टडी। इसमें वेरिएबल बेस पे पार्टिसिपेंट होती है। उसमें सम टाइम रिसर्च जो है ना उनको एनवायरनमेंट में इंसर्ट करता है, बाज़ औक़ात टाइमली उसको इंसर्ट करता है, आप इंटरवेन करता है, आपके सेटिंग करता है, आपकी ऑब्जर्वेशन करता है, उसकी डिस्टेंसिंग लेबोरेटरी सेटिंग करता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग करता है। इस टाइप ऑफ रिसर्च में आपकी जो मोर चीज़ें लेवली इंसाइट्स को गैदर करती हैं, वो आपकी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कहलाती है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप डिस्पोजल कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग सर्वे, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन। यूजिंग ऑब्जर्वेशनल डाटा इज द बेस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अप्लाइज। आपने ऑब्जर्वेशनल डाटा को आपने कलेक्ट करना है, तो आपको क्या होना चाहिए, नंबर 1, यू नीड टू गैदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड यू डोंट ट्रस्ट योर पार्टिसिपेंट। आपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अलहदा भी कलेक्ट करनी होती है और आपके जो पार्टिसिपेंट होते हैं उन पर आपने रिलाई भी नहीं करना होता। नंबर 2, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ और व्हाट ऑफ द रिसर्च
क्वेश्चंस, कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि रिसर्च क्वेश्चंस होता है किस तरह और क्या आपको ज़रूरत पड़ सकती है, और टॉपिक जो है ना न्यू होना चाहिए, और रोबस्ट डाटा आपने एक्सप्लेन करना होता है उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। और व्हेन बिहेवियर इज ए नेचुरल सेटिंग इज टू वाइटल टू योर रिसर्च क्वेश्चन, और यही जो जब आपका बिहेवियर आपकी नेचुरल सेटिंग करेगा आपकी रिसर्च के क्वेश्चन को, उसको वाइटली उसको उसकी सेटिंग करने के साथ उसको आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपका जो कंट्रोल सेटिंग होती है, जब आपके रिसर्च क्वेश्चन को आप अडाप्ट करते हुए डाटा कलेक्ट करते हो ना, आप बिहेवियर को कंट्रोल आपको करना होगा। इफ यू आर कंसर्न दैट सेल्फ रिपोर्टेड डाटा अबाउट बिहेवियर विल डिफर फ्रॉम एक्चुअल एक्शन, अगर आपका कंसर्न होगा कि आप जो सेल्फ रिपोर्टेड डाटा है उसके बिहेवियर को डिफर करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको अनइंटेंशनली चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन के अगेंस्ट, उसको आपने फॉर्मुलेट करना है, कंप्लीटली एक्यूरेट सर्वे करना होता है। इफ देयर आर सिचुएशन डिस्क्राइब योर करंट रिसर्च स्टेट दैट ऑब्जर्वेशन में स्टडी भी जस्ट यू टू हैव टू रीड, तो आप इस किस्म की रिसर्च क्वेश्चन में जिसकी ऑब्जर्वेशन स्टडी होती है तो आप उनको लेके चल रहे होते हैं। थ्री टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशन रिसर्च तीन किस्म के होते हैं, आइए देखते हैं। नंबर वन पे कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में टिपिकली जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन होती है आपकी, उसमें टेक प्लेस इन साइकोलॉजिकल लैब, यानी कि उसको साइकोलॉजिकल लैब में ले जाया जाता है। एज ए सेशन जो क्वेश्चन होते हैं आपके माइंड में, उसको मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स में उसको शामिल करते हुए पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन हो सकती है, लिक्वेशन टाइम ऑफ द स्टडी हो सकती है, इर्द गिर्द का माहौल हो सकता है जिसपे आपने रिसर्च की होती है। मोर ओवर इसको आप कंट्रोल ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। एडवांटेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ द कंट्रोल ऑब्जर्वेशन के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? आपका यू कैन मेक एन ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, आप शेड्यूल कर रहे होते हैं, सैंपल कलेक्ट करते होते हैं, मार्केट रिसर्च कर रहे होते हैं, सेम कोड्स, उसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको रिलायबल मिल सकती है। द कोडेड डाटा इज इजी टू एनालाइज एंड क्वांटिफाई, और उसको आसानी से जो है ना डाटा को कोड किया जा सकता है और एनालाइज किया जाता है। कंट्रोल स्टडीज कैन नॉट टाइम कंज्यूमर, जो कंट्रोल स्टडी होती है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल ऑब्जर्वेशन इंक्लूड, हदबंदी होती है उसमें, आप जो टाइम पीरियड मुकर्रर होते हैं वो आपको चैलेंज होता है, क्योंकि उसी के दरमियान ही तमाम की तमाम चीज़ें आपने लेके चलनी होती हैं। इसके अलावा न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है कि ये एक और ऑब्जर्वेशन की रिसर्च एंड तहकीक होती है जिसमें आपने मेथड को यूज़ करते हुए जिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब रिसर्चर जो होते हैं स्टडी के बिहेवियर्स को पार्टिसिपेंट के तौर के जो लेके चलते हैं, जिसमें जो इर्द गिर्द का माहौल होता है नेचुरली उसमें सराउंड कर रहे होते हैं, दे आर टिपिकली नो प्री डिटरमाइन, इसमें जो है ना वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं पहले मुकर्रर नहीं की होती हैं, तो एज ए रिसर्चर जो है अपना रिगरस नोट्स देखना पड़ते हैं इसके अकॉर्डिंगली। एडवांटेज ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्टडी होती है वो इंश्योर कर रही होती है आपकी वैलिडिटी, जो उसमें पार्टिसिपेंट में नेचुरल सेटिंग की होती है उसके अकॉर्डिंग जो आपको आंसर मिल रहे होते हैं। इसके अलावा दिस टाइप ऑफ स्टडी आपको जिसमें आइडिया जनरेशन में और रिसर्च क्वेश्चन में आपका मदद फराहम करती है, और जो ओपन रिसर्च होती है उसका माइंडसेट है, उसमें पॉसिबिलिटीज जो होती हैं आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ आपने जो रिसर्च कलेक्ट ऑथेंटिक डाटा आपने कलेक्शन करनी होती है, इस क्वेश्चनर्स के अगेंस्ट आपको पोटेंशियली प्रॉब्लम्स विद सेल्फ और रिपोर्टेड डाटा, उसमें आपको सेल्फ रिपोर्ट में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिमिटेशंस ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में आपको लिमिटेशंस होती हैं, इसमें आपको यू कैन नॉट कंट्रोल डिफरेंट वेरिएबल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मेक इट डिफिकल्ट टू रिप्लिकेट, और आपको मुश्किलात का सामना करते हैं उसमें रेप्लिकेशन स्टडी के तौर पे हो सकते हैं। इसके अलावा चैलेंजिंग होते हैं, उसको उसके स्टडी के दरमियान वाइड स्केल के तौर पर आपको फेस करना पड़ सकते हैं। स्किल्ड रिसर्चर जो है ना इसमें डोंट रिस्क मिसिंग क्रिटिकल बिहेवियरल डाटा, और इसमें नहीं चीज़ें करनी होती है। यू आर नॉट प्लीज अवॉइड कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म्स इन द फॉर्मल वांटिंग एबल टू मैनिपुलेट ऑफ एनी वेरिएबल्स, तो आपने अवॉइड करना होता है उन तमाम चीज़ों के फॉर्मली को अडॉप्ट करते हुए। नंबर 3 पे आपका पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन होती है, लास्ट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इस टाइप ऑफ में नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज द फैक्ट दैट रिसर्चर विल ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट इन दर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो कुदरती तौर पर आदात व
मसाइल होते हैं एज ए रिसर्चर, उन तमाम पार्टिसिपेंट को आपने ऑब्जर्व करना होता है। द डिफरेंट इज मार्केट रिसर्च विल इंसर्ट देमसेल्फ इनटू द एनवायरनमेंट, और इसमें जो डिफरेंशिएशन है मार्केट रिसर्चर्स के तौर पर इसमें जो एनवायरनमेंट है वो इंसर्ट कर रहा होता है। एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? यू कैन कंट्रोल सम ऑफ द वेरिएबल्स बीइंग ए पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट का आप सम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं जो आपने राइट डाउन किए होते हैं आपकी रिसर्च में। इसके साथ साथ यू कैन स्टिल ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट को, आप जो पार्टिसिपेंट है उसमें नेचुरली उनकी जो हैबिटेशंस हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इनकरेक्ट जो सेल्फ रिपोर्टिंग होती है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये एडवांटेज है आपकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड्स में। लिमिटेशंस हैं इसमें भी, और इसमें लिमिटेशंस क्या हैं और ये चैलेंजिंग हो सकता है जिस पे आप ओपनली ब्लोइंग कर रहे होते हैं आपकी मार्केट रिसर्च के अगेंस्ट। इसके साथ साथ आपने जो नोट्स होते हैं उसको आप ले सकते हैं और वो मेमोराइज जो हर चीज़ को जो है ना वो आप नहीं कर सकते, उसमें आपका फॉल्ट भी हो सकता है। एज ए रिसर्चर आप इन्वॉल्व होते हैं इस स्टडी में जो आपको लेस ऑब्जेक्टिव आपका फॉर्मुलेट हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्टडी होती है जिसमें आप गैदर इनसाइट जो आपका फिनोमेना है वो उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है और उसमें भी आपको लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। कलेक्टिंग पब्लिश इंफॉर्मेशन नेक्स्ट है आपका कलेक्ट, आपने जो पब्लिश इंफॉर्मेशन हैं वो किस तरह आपने कलेक्ट करनी होती है। दिस सेक्शंस डिस्कस द बेसिक टेक्निक, बुनियादी तौर पर जो टेक्निक्स हैं फॉर गैदरिंग पब्लिश इंफॉर्मेशन। पब्लिक जो पब्लिश है, जो ऑलरेडी आर्टिकल्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, वो इंफॉर्मेशन किस तरह कलेक्ट करनी होती हैं विद ऑल राइटिंग प्रोजेक्ट जो आपने लिखे जा चुके हैं, आपके जो रिटन प्रोजेक्ट हैं। यू मस्ट प्लान केयरफुली, आपको एहतियात के साथ प्लान बनाना है। यू मस्ट डेवलप ए सर्च स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी को आपने अडॉप्ट करना है, बनानी है। सर्च हेल्पफुल सोर्सेज, आपने जो मददगार सोर्सेज हैं उनको रिसर्च करना है। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, अपनी फाइंडिंग जो रिकॉर्ड करनी है विद इट्स थाउजेंड्स ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। द लाइब्रेरी हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, और वैल्यूइंग प्लेस हो सकती है जिसमें तमाम की तमाम पब्लिश इंफॉर्मेशन होती है। द प्रॉब्लम इज टू लोकेट द रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सोर्सेज दैट यू नीड, और इसमें प्रॉब्लम यह है कि तो आप जो है ना रिलेटिव स्मॉल नंबर ऑफ सोर्सेज जो है ना जिसको आपको जरूरत होती है उसको आपने लोकेट करना होता है। टू डू सो इसके लिए डिवॉल्व पे सर्च स्ट्रेटजी, आपने सर्च स्ट्रेटजी को डेवलप करना होता है। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करना और ट्रैक करना बाय डिटरमिन आवर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के लिए जिसको आपने क्वेश्चन को प्रोवाइड करना है। जनरेट क्वेश्चन इज प्रेडिक्टिंग प्रॉब्लम सोर्सेज एंड सर्च फॉर कीज, और आपने जो कीज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने रिसर्च करना होता है। फॉर कलेक्टिंग पब्लिश इंफॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंगली आपने रिसर्च को कंडक्ट करना होता है। डेवलप सर्च स्ट्रेटजी को आपने किस तरह डेवलप करना है विदाउट डेवलप ए सर्च स्ट्रेटजी। एक रिसर्च जो है ना फेस वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हिंड्रेंस, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ही शी विल नॉट एबल टू कलेक्ट द रेलिवेंट एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंगली आपने अगर डेवलप स्ट्रेटजी नहीं की होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन दिस रिस्पेक्ट रिसर्च नीड्स टू डेवलप ए सर्च स्ट्रेटजी, और इसको सर्च स्ट्रेटजी जो है ना वो डेवलप करने की जरूरत होती है ऑन द बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग रेलिवेंट स्टोर हाउसेज ऑफ द नॉलेज, और आपने मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो उस बेस पे आपने इसको सिलेक्ट करता है। नंबर 1 बुक रेलिवेंट टू द इशू अंडरस्टैंड स्टडी, जो इशू है उसके आपने बुक्स तलाश करनी है, जर्नल आपने तलाश करनी है, रेलिवेंट वेबसाइट को जो अवेलेबल होती हैं उसको आपने देखना होता है, जो आपने पब्लिश ऑलरेडी रिगार्डिंग होती है तो उसके मुताबिक आपने स्ट्रेटजी को डेवलप करना है जिससे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इसके साथ साथ आपने सर्च हेल्पफुल सोर्सेज जो है ना वो हेल्पफुल सोर्सेज आपकी बुक्स हो सकती हैं, आपके आर्टिकल्स हो सकते हैं, आपके इंटरनेट हो सकती है, आपके पब्लिश इंफॉर्मेशन हो सकती है। इनको आप रिसर्च जो आपको बेनिफिट स्किलफुल हो सकती है, टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं, नॉलेजेबल हो सकती हैं, और वो आपको हेल्पफुल सोर्स आपको डाटा कलेक्शन में आपको मदद फ्राहम कर सकते हैं। और ये आपको सोर्स जो है ना वो आपको फ्यूचर रिसर्च के लिए, उसकी रिकमेंडेशन के लिए आपको बेनिफिशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, जब आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना है, आपने आर्टिकल्स को इंटरनेट से, पब्लिश बुक्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस को, तो आपने उन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करना है इन शेप ऑफ रिटर्न, इन शेप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। आपके जो सर्टेन कंक्लूजन है उसको निकालने के लिए उनको आपने रिकॉर्ड करना ज़रूरी होती हैं, जिसमें बेस पे आपकी रिकमेंडेशन बन सकती हैं, आपके कंक्लूजन बन सकते हैं, और आपका जो पर्पस है उसकी फाइंडिंग के अगेंस्ट, उस टॉपिक के अगेंस्ट आप जब उनको अपनी एफर्ट को पुट करते हैं तो आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी जिसको अप्लाई करते हुए आप ऑर्गेनाइजेशन में एडवांटेज उठा सकते हैं। डिटरमाइन योर ऑडियंस, ऑडियंस को आपने
आपने ऑलरेडी उसका बेशुमार दफ़ा आपके इस बुक में डिस्कस किया जा चुका है। वो आपकी ऑडियंस को जिसको आपने ज़रूरत पड़ती होती है डाटा कलेक्शन के लिए, उसमें स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, नॉन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च और आपका टॉपिक किस किस्म का है। उन कंसेप्ट को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, आपकी रिपोर्ट की जो फॉर्मेलिटी है उसके बैकग्राउंड को, इन्फॉर्मेशन को समझते हुए आपने ऑडियो को जो है ना वो फाइंड आउट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। उसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जर्नल्स, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी पब्लिश आर्टिकल्स, आपके इंटरनेट इश्यूज, आपके सोर्सेज इस्तेमाल हो सकते हैं। ताहम जो सम एरियाज आप पार्टिकुलरली कंप्यूटिंग द ऑल सब्जेक्ट जिसको आप कंप्यूट कर रहे होते हैं, उसमें फोटोग्राफी भी हो सकती है, मंथली मैगजीन भी हो सकती हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से आपके पीसी वगैरह से भी वो तमाम की तमाम चीज़ें, तो आपने ऑडियंस को जो है ना वो डिटरमाइन करना होता है जिससे आपने डाटा कलेक्शन करती है। जनरेट क्वेश्चनर्स, सेम वही चीज़, आपने क्वेश्चनर आपने जो डाटा जिसके अगेंस्ट, जिस टॉपिक के अगेंस्ट या जिस आर्टिकल को आपने रिसर्च करना है, जिस प्रॉब्लम को आपके बेस पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चनर डेवलप करना होता है। और वो क्वेश्चन इस किस्म के हो सकते हैं, हाउ, व्हाट, वेयर, विड, डू, इनको यूटिलाइज करते हुए उस अगेंस्ट के अगेंस्ट उस टॉपिक के अगेंस्ट प्रोडिक्ट प्रॉब्लम, प्रोबेबल सोर्सेज, आपने प्रोबेबल जो आपको सोर्सेज वहां पे जो अवेलेबल होंगे, जो आपको शायद ये प्रोबेबिलिटी आपकी जो हो सकती है उसको आपने प्रोडिक्ट करना होता है एज ए हाइपोथेटिकली, एज ए सपोज, उन तमाम चीज़ों को फिर उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करके डेवलप करते हैं। कंसीडर द एज ऑफ द इंफॉर्मेशन, और उसमें जो आपकी जो है ना टॉपिक की डिमांड होती है इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके ईयर ओल्ड हो सकते हैं, उसमें आपका कंसल्टेशन आर्टिकल्स हो सकती है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, एनुअल रिव्यूज हो सकते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस हो सकते हैं। तो आपने जो है ना राइट लेटर्स, कॉल इंडिविजुअल, आपने लेटर लिखना होता है इंडिविजुअल्स को, आस्क लिस्टिंग, रिसर्च द वेब सर्चिंग, इफ यू टॉपिक रिक्वायर्स ओल्डर स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, कंसल्ट बिब्लियोग्राफिक्स, एनुअल चीज़ें, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने उसमें, इंसाइक्लोपीडिया, अलमनीज एंड टेक्स्ट बुक, ये सारी की सारी आपने तमाम सोर्सेज आपने कंसीडर और इन्फॉर्मेशन करने होता है। जैसे कि आपको सामने बताया, जब आपने रिपोर्ट तैयार करनी है, आर्टिकल तैयार करनी है, या उसके टॉपिक के अगेंस्ट जो आपने रिसर्च की होती है, जहां जहां से भी आपने सोर्स आपने जनरेट करके डाटा कलेक्ट किया है उसको आपने इंक्लूड करना होता है और उनको एट द एंड आपने बताना होता है। ये आपका रिसर्च का सबसे बेसिक चीज़ों में ये भी चीज़ शामिल होती है। कंसीडर द टेक्निकल लेवल ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो टेक्निकल लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसमें इंटरव्यूज होते हैं, उसमें आपके जर्नल्स होते हैं, आपके आर्टिकल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशलाइजेशंस होते हैं, इंसाइक्लोपीडिया होता है, हैंडबुक्स होते हैं, तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं टेक्निकल लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन में इनको कंसिडर किया जाता है। सर्च फॉर कीज़, और सर्च फॉर जो कीज़ होती हैं जिसके अगेंस्ट जो है ना वो उसके अकॉर्डिंगली आपने रिसर्च करनी होती है, उन कीज के अगेंस्ट जो आपके कीवर्ड होते हैं, जो आपके, और उनको डॉक्यूमेंट किए होते हैं कॉन्स्टेंटली, उनको राइटर जो है ना रिपीट कर रहे होते हैं कि इसके अगेंस्ट जो है ना हमने रिसर्च करनी होती है। और उन की वर्ड्स को आपने फाइंडिंग करने के लिए, उन फ्रेजेस को, उन वर्ड को पार्टिकुलर फील्ड में आपने डिस्कस करना होता है। फॉर इंस्टेंस, इफ यू स्टार्ट टू रीड अबाउट द इंटरनेट, आप इंटरनेट के मतलब आपने पढ़ना चाहते हैं तो क्विकली जो उसकी टर्म जो हैं उसको नेविगेट करना, पढ़ना, और हाइपर लिंक्स, उसके सोर्सेज वगैरह, वॉच फॉर द टर्म्स लाइक दीज एंड मास्टर दीज डेफिनेशंस, उनको आपने पढ़ना पड़ता है और इंसाइक्लोपीडिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। तो इस तरह आपने जो कीवर्ड होते हैं उसको लाजमी मेंशन करना होता है। वॉच फॉर की डॉक्यूमेंट्स, और एज यू कलेक्ट आर्टिकल्स, जब आप आर्टिकल्स का कलेक्ट करते होते हैं, रिव्यू द बिब्लियोग्राफी का रिव्यू करते हैं, तो सम वर्क्स विल बी साइटेड रिपीटेडली, तो कुछ काम जो आप देखते हैं उसको हवाले दिए होते हैं रिपीटेडली, दिस डॉक्यूमेंट वेदर आर्टिकल्स, खाब आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, और की डॉक्यूमेंट्स, और वो जो चीज़ें होती हैं वो आपके की डॉक्यूमेंट्स कहलाती होती हैं, जो आपको रेलिवेंट हो सकते हैं, जो रेफरेंस में भी आपको देखने को मिलती हैं, वो आपके की डॉक्यूमेंट्स कहलाती हैं। इंटरनेट रिसर्च जो होती है, सोशल फिनोमेना होते हैं, उसमें एक टूल होता है, आल्सो फील्ड भी कहलाती
आती है, साइट फॉर रिसर्च, और रिसर्च के लिए बहुत अच्छा सोर्सेज है। डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ द इंटरनेट प्लेज रिसर्च प्रोजेक्ट, हाउ इट इज कंसेप्चुलाइज, और इनका रोल जो है ना वो इस इंटरनेट रिसर्च का आज की रिसर्च में बहुत अहम हो चुका है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है ना आपको लॉजिकली तौर पर, एथिकली तौर पर जो आप कंसिडर करना चाह रहे होते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी में ओरिजिनली आपको जो डिस्क्रिप्शन होती है वो इंटरनेट से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, और ये आपके लिए सर्वेस का एक अम्ब्रेला आपके लिए टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए, इसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हुए, सोशल स्पेसेस को यूटिलाइज करते हुए जो है ना आपके इंटरनेट रिसर्च आपके लिए किसी भी जो मुकालमे के लिए या किसी रिपोर्ट के लिए, आर्टिकल्स के लिए बहुत साबित हो सकती है। इंटरनेट रिसर्च इनकम्पासेस इंक्वायरी दैट, ये तमाम की तमाम जो इंटरनेट रिसर्च के क्वेश्चंस हैं वो आप पे इस पे कलेक्टेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। इंटरनेट से आप ऑनलाइन इंटरव्यू करवा सकते हैं, सर्वेज करवा सकते हैं, ऑटोमेटेड मतलब जो डाटा सैम्पलिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है ना पीपल जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट की एक्सेस को थ्रू कलेक्टिंग ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज, पार्टिसिपेंट सोशल नेटवर्किंग यूटिलाइज करते हुए। इसके अलावा आप एंगेज कर सकते हैं डाटा प्रोसेसिंग को थ्रू इंटरनेट, एनालाइज कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ डाटा बेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, कोडिंग और इंटरनेट टेक्नोलॉजी को आप जो है ना इस किस्म की चीजें जो है इनकम्पास करके अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एथिक्स इन रिसर्च, एथिक्स इन रिसर्च में क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल होता है आपकी ह्यूमन लाइफ में, उसमें आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो ऑथेंटिक एंड रिलायबल होनी चाहिए। इसी तरह रिसर्च में सर्टन पैरामीटर्स होते हैं, कई आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिसर्च में इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंगली, हाई एजुकेशन के कमीशंस में उन अखलाकिया तौर पे उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसको आपने अवे करना होता है। रिसर्च एथिक्स आर मोर प्रिंसिपल दैट गाइड रिसर्च टू कंडक्ट, और रिसर्च एथिकल जो आपको एक ज्यादातर प्रिंसिपलिटी अडॉप्ट करने होते हैं वो आपको गाइड करते होते हैं आपकी तहकीक के लिए, आप ताकि आप रिसर्च अच्छे से कंडक्ट कर सकें। एंड रिपोर्ट रिसर्च विदाउट डिसेप्शन और इंटेंशन टू हार्म द पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी, और जो आप रिपोर्ट बनाएंगे और जो आपने रिसर्च बनानी है, आपका इरादा नहीं होना चाहिए किसी को धोखा देने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, या जो पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टडी है जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है वो आपने उसको डिस्क्लोज नहीं करना होता। तो ये तमाम की तमाम जो है रिसर्च में एथिकल चीजें भी, उनको भी मद्देनजर रखते हुए इन तमाम चीजों को आप लेके चल रहे होते हैं रिसर्च में। पाकिस्तान में बहुत सारी जो माल प्रैक्टिस है, यानी कि इसके ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट में हायर एजुकेशन जो पाकिस्तान है उसमें बहुत सारी उसने तमाम चीज़ों के बदल के एथिकल इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें आपका प्लेजरिज्म हो सकता है, उसके लिए आप टर्न एड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ताकि आपका किसी आइडिया को जो है वो ना चुरा सकें। अब वाइड स्प्रेडिंग द मीन ऑफ अनएथिकल जॉब्स हो सकती है आपकी कंट्री वाइज, तो 20% आपका सिमिलरिटी इंडेक्स जो है ना कंसिडर किया जाता है आपका, कि आप किसी और का जो है ना वो आइडिया ना, और जो मोर देन जो आपका जो सिंगल एक सोर्स से आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है वो 5% होती है। तो ये तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजी है आपकी प्लेजरिज्म में आता है, एथिकल सर्वेज में आता है, और आपने व्हाट इज एथिक्स इन द रिसर्च एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इसके अगेंस्ट ये तमाम की तमाम चीजें होती हैं। तो एथिकल स्टैंडर्ड जो आते हैं एज ए रिसर्चर ये होते हैं कि आपने अवॉइड करना है कि ऐसे हार्मिंग पीपल की एनवायरनमेंट और प्रॉपर्टी को अननेसेसरली आपने यूज नहीं करना होता है। जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑब्टेन करनी होती है उसको आपने स्टडी में इन्वॉल्व रखना है, उसको आपने पब्लिश नहीं करना होता है, ना ही किसी को डिस्क्लोज करनी होती है जो आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो। इसके अलावा जो प्राइवेसी होती है, जो कॉन्फिडेंशियली होती है, उसकी जो पॉसिबल हो सकता है उसको आपने छुपा के रखना है। आपने स्पेशल प्रिकॉशंस दी मेजर जो एथिकल चीजें होती है पॉपुलेशंस के, एनिमल्स के अगेंस्ट उनको आपने शो नहीं करना होता। इसके अलावा जो आपकी नो ऑफर बिग रिवार्ड्स आर इनफोर्स बाइंडिंग इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द स्टडी, कि आपने किसी को रिवार्ड नहीं देना स्टडी के लिए, आपने किसी को लालच नहीं देना, पैसे नहीं इतने ज्यादा देने जिसके अगेंस्ट में आपकी जो रिसर्च में इम्पैक्ट आ सके। डू नॉट प्लेजराइज द वर्क ऑफ द अदर, आपने किसी की कॉपी नहीं करनी होती। और इसके अलावा जो आपका कंक्लूजन है वो बेस्ड ऑन द फंडिंग होना चाहिए। आपके डू नॉट कमिट साइंस फ्रॉड, आपने इस किस्म के साइंस फ्रॉड में आपने रिसर्च में मेल्सिफाइज चीज़ों को यूटिलाइज नहीं करना। इसके अलावा आपने इस किस्म की पोजीशन का यूज़ करा जिसमें पीयर रिव्यू आप में शामिल होना चाहिए। पीयर रिव्यूज़ के साथ साथ आपकी जो डैमेज फेलो साइंटिफिक चीज़ें हैं उससे रिमूव हो सकती हैं। तो ये एथिकल स्टैंडर्ड है फॉर रिसर्चर जिसको आपने अडॉप्ट करते हुए अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना होता है। एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट, आपने इसको
खुद देखना होता है, काफ़ी लेंथी आपके यूनिट है, इसलिए आपका लेक्चर जो है ना 1-1 घंटे पर इमोशनल होता जा रहा है। आपने घबराना नहीं, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने पॉज़ कर के इनको देखना है। आपको बहुत डिटेल के साथ इन तमाम चीज़ों को हमने बताया जाता है। तो बीएस लेवल पे ये तमाम चीज़ें आप सीख जाएँगे, तो मास्टर लेवल या आपका एमफिल या पीएचडी आप करना चाह रहे हैं, तो आपके रिसर्च की दुनिया में आपका एक नाम बन जाएगा, प्रैक्टिकल चीज़ों को आपकी समझ आ जाएगी। तो मेरा यहाँ पे इतनी डिटेल के साथ डिस्कशन करने का यही मकसद है, तो आप अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकें। ये रेफरेंस है जिसकी बेसिस पे इस यूनिट को तरतीब दिया गया है और यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसको अरेंज किया गया था। इस पूरे का पूरा यूनिट नंबर 5 को, जिसको रिसर्चिंग का नाम दिया गया, तहकीक का नाम दिया गया, ये था यूनिट नंबर 5। इसके साथ हमें इजाजत चाहते हैं। मेरी हौसला अफजाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो उसका इंटीमेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ आप यूनिट 6 में डिजाइनिंग पेज के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाजत, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।